हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की ये लीगल ड्राफ्टिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन टुडेज क्लास वी शैल डिस्कस about the drafting of an application which is filed before the court under section 72 of BNSS seeking cancellation of warrant। पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास में भी हम लोग ड्राफ्ट को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। आप सब लोग इस बैच को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन है हम उसको ब्रीफली रेफर कर लें, डिस्कस कर लें। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग उस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं विच इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 72 ऑफ BNSS सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ वारंट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आज की इस क्लास के लिए वो है सेक्शन 72 ऑफ BNSS, and section 72 of BNSS deals with form of warrant of arrest and its duration। तो आइए सेक्शन 72 के रेलेवेंट प्रोविजंस को हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 ये प्रोवाइड करता है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग signed by the presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। उसके बाद सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 ये प्रोवाइड करता है कि एवरी सच वारंट shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। तो ये सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 का प्रावधान है जिसके अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल किया जाता है सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ वारंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लें और साथ ही साथ उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर ड्राफ्टिंग दिस एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात इस एप्लीकेशन के बारे में ये है कि इट सेफगार्ड्स पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अक्यूज्ड। कैसे? क्योंकि अगर कोई जेन्युइन एब्सेंस है, किसी बोनाफाइड रीजन की वजह से एब्सेंस हो गया है, तो उस जेन्युइन मिस्टेक को, वो जो जेन्युइन एब्सेंस है उसको रेक्टिफाई करने का मौका देता है ये एप्लीकेशन। तो अगर इलनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी और इमरजेंसी की वजह से या फिर किसी और जेन्युइन रीजन की वजह से अक्यूज एब्सेंस था नियत तिथि पर और उस एब्सेंस की वजह से उसके अगेंस्ट वारंट इशू हो गया है, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ ये जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, उसको भी ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि जब तक कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं करेगी तो ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। तो ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट का जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है वो भी स्टैब्लिश होता है। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन इस बात को रीइंफोर्स करता है कि वारंट्स आर यूज्ड टू सिक्योर प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड नॉट टू पनिश हिम। उसके साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो एप्लीकेंट है वो ही शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट एंड हिज कमिटमेंट टू फ्यूचर अटेंडेंस। वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए अपना रिस्पेक्ट शो करता है और वो ये भी एक तरीके से एवर करता है, एक तरीके से वो ये भी बताता है कि ही इज कमिटेड टू फ्यूचर अटेंडेंस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो आइए अब हम जो की पॉइंट्स हैं फॉर ड्राफ्टिंग एन इफेक्टिव एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 72 ऑफ BNSS, हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है
दैट परटेन्स टू केस डिटेल्स। तो जो केस डिटेल्स हैं इस एप्लीकेशन में वो एक्यूरेटली और करेक्टली मेंशन की जानी चाहिए। केस डिटेल से क्या मेंशन है कि कोर्ट का नाम पूरा और पूरी डिटेल्स कोर्ट की, साथ ही साथ केस का नंबर, एप्लीकेंट की पर्टिकुलर्स एटसेट्रा, इन सारी चीजों का करेक्टली मेंशन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ ही साथ जो क्रक्स है इस एप्लीकेशन का वो है ग्राउंड्स ऑफ एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ग्राउंड्स ऑफ एब्सेंस ऑफ द एप्लीकेंट। तो इस एप्लीकेशन में ये बहुत ही जरूरी है कि जो एप्लीकेंट है वो क्लियरली एक्सप्लेन करे। क्या एक्सप्लेन करे कि व्हाट वाज द जेन्युइन रीजन, व्हाट वाज द बोनाफाइड रीजन बिकॉज ऑफ विच ही वाज प्रिवेंटेड इन अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो वो जेन्युइन रीजन बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, बहुत सारे उसके स्वरूप हो सकते हैं, जैसे सीरियस इलनेस ऑफ द एप्लीकेंट, एक्सीडेंट, कोई और ट्रैवल डिसरप्शन, कोई जेन्युइन मिस्टेक या मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन जैसे कि एन एरर इन नोटिंग द कोर्ट डेट और मिसकम्युनिकेशन विथ लीगल काउंसिल। कोई फैमिली इमरजेंसी है तो वो भी एक ग्राउंड है। उसके साथ ही साथ इम्प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स, ये भी एक ग्राउंड है। तो जो ग्राउंड ऑफ एब्सेंस है उसको ब्रीफली और एक्यूरेटली और क्लियरली डिस्क्राइब करना इस एप्लीकेशन के लिए सबसे जरूरी बात है, ये कहा जा सकता है। उसके बाद केवल एवरमेंट करने से काम नहीं चलेगा, उस ग्राउंड के संबंध में प्रूफ भी लगाना होगा। तो अगर जो एप्लीकेंट है वो इलनेस प्लीड कर रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं तो उन सारी चीज़ों का अटैच किया जाना ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार अदर ग्राउंड्स के संबंध में भी रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, रेलिवेंट प्रूफ का अटैच किया जाना, एनेक्स किया जाना इस एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ये भी एम्फेसाइज किया जाना चाहिए इस एप्लीकेशन में कि द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड, द एब्सेंस ऑफ द एप्लीकेंट वाज नॉट इंटेंशनल और डेलिबरेट। और ये भी एवरमेंट जरूरी है किया जाना इस एप्लीकेशन में दैट द एप्लीकेंट रिस्पेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। उसके साथ ही साथ एक अंडरटेकिंग भी दिया जाना चाहिए कि द एप्लीकेंट विल अटेंड ऑल फ्यूचर हियरिंग्स एंड ही शैल कोऑपरेट फुल्ली इन द प्रोसीडिंग्स। उसके बाद एक प्रेयर क्लॉज का होना बहुत ही जरूरी है, और प्रेयर क्लॉज में स्पेसिफिकली और क्लियरली प्रेयर की जानी चाहिए फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट एंड ऑल्सो फॉर एनी अदर रिलीफ डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना बहुत ही जरूरी है फॉर ड्राफ्टिंग एन इफेक्टिव एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 72 ऑफ BNSS सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ वारंट। तो आइए अब हम सीधे ड्राफ्ट की तरफ चलते हैं, और हम जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम लोग ड्राफ्ट को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम इंग्लिश वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें केस की डिटेल्स देनी है, तो केस की डिटेल्स में कोर्ट की डिटेल सबसे ऊपर रहेगी। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि बिफोर द कोर्ट ऑफ, और उसके बाद नेम ऑफ द कोर्ट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कोर्ट, उसके साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो कोर्ट की डिटेल्स हो गई। उसके बाद अक्सर ऐसी एप्लीकेशन जो हैं वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशंस की तरह फाइल की जाती हैं। तो इसलिए हमें एक ये कुछ इस तरीके से ये भी लिखना पड़ेगा कि क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच ऑफ ईयर सच एंड सच, और ये नंबर जो है वो दैट इज असाइंड बाय द रजिस्ट्री। और ये क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन किस केस में फाइल किया जा रहा है ये भी लिखा जाना जरूरी है। तो इसलिए इस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा जो है वो जो पेंडिंग क्रिमिनल केस है उसके साथ। तो कुछ इस प्रकार इंटीग्रेट किया जा सकता है कि क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच ऑफ ईयर सच एंड सच इन क्रिमिनल केस नंबर सच एंड सच ऑफ ईयर सच एंड सच। तो हमने इस एप्लीकेशन को क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन के तौर पे ये फाइल किया जा रहा है, हमने ये बता दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये एप्लीकेशन किस क्रिमिनल केस में फाइल किया जा रहा है। और उसके बाद जो उस केस का टाइटल है वो उसका भी मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ सच एंड सच, वो प्रोसिक्यूशन है, और उसके बाद वर्सेस नेम ऑफ द एप्लीकेंट क्योंकि ही इज द अक्यूज्ड। तो उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स देंगे एप्लीकेंट की जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए।
तो हिज नेम ऑफ द एप्लीकेंट, उसका पेरेंटेज, उसका एज, उसके साथ ही साथ उसका रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर उसका जो है पूरा एड्रेस देंगे, along with name of the police station and name of the district, and he is the applicant, it has also to be specified. उसके बाद ये केस से रिलेटेड अदर डिटेल्स देंगे, जैसे केस क्राइम नंबर क्या है, किस धारा में ये केस पंजीकृत हुआ था, उसके बाद पुलिस स्टेशन क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसी बात को आइए हम हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में कुछ इस प्रकार शुरू किया जा सकता है कि समक्ष न्यायालय, और न्यायालय का नाम दिया जाएगा और अन्य विवरण दिया जाएगा और उसके साथ जनपद और राज्य का भी नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने इंग्लिश में बताया, ये जो एप्लीकेशन है वो मिसलेनियस एप्लीकेशन के तौर पे फाइल किया जाता है। तो हिंदी में मिसलेनियस एप्लीकेशन को कहते हैं प्रकीर्ण आवेदन और क्रिमिनल को कहते हैं आपराधिक। तो ये जो एप्लीकेशन है इंग्लिश में हमें इसे कहेंगे क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन और हिंदी में इसी बात को कहेंगे आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन। तो आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या क्या है, उसके लिए हम लिख देंगे ये बात कि आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या सो एंड सो ऑफ ईयर सो एंड सो। तो हम इस प्रकार से मेंशन कर देंगे कि आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या क्या है, किस वर्ष में फाइल की जा रही है, ये किस वर्ष में आवेदन फाइल किया जा रहा है, दायर किया जा रहा है, ये लिख देंगे। इसके लिए हम एक कॉलम बना देंगे, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक जो है तरीके से कही एक लाइन लिख देंगे। उसके बाद ये जो आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन है किस वाद के अंतर्गत फाइल किया जा रहा है, किस वाद के अंतर्गत ये दाखिल किया जा रहा है, किस आपराधिक वाद के अंतर्गत, तो उसकी डिटेल्स भी देना जरूरी है। तो इसलिए कुछ इस तरीके से इसको जो पेंडिंग केस है, जो लंबित आपराधिक वाद है, उसके साथ इसका इंटीग्रेट किया जाना इस डिटेल का बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ इस प्रकार मेंशन किया जा सकता है कि आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या इतने, वर्ष इतने, अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या इतने, वर्ष इतने। और उसके बाद हमें इस आपराधिक वाद का जो टाइटल है उसको भी मेंशन करना है, शीर्षक है उसको भी मेंशन करना है। तो जैसे मान लीजिए अमुक राज्य वो अभियोजन है बनाम आवेदक, उतनी डिटेल देना बहुत जरूरी है, उतना विवरण देना उसका बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वो उसकी पहचान आसानी से की जा सके। तो आवेदक का नाम, उसका पेरेंटेज, उसकी उम्र लगभग कितनी है, वो किस जगह का निवासी है, उसका पूरा जो है निवास स्थान का पूरा पता, थाने के नाम के साथ और जनपद के नाम के साथ। और उसके बाद इस केस की अदर जो डिटेल्स हैं, जो अन्य विवरण है, जैसे कि मुकदमा अपराध संख्या क्या है, किस धारा के अंतर्गत ये केस पंजीकृत हुआ था, थाना क्या है, जनपद क्या है, ये सब भी दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए अब हम एप्लीकेशन के मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत की जा सकती है कि द एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर दैट, पहला पैराग्राफ, दैट द एप्लीकेंट इज एन अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो एक गवर्नमेंट हो गया कि एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है विथ रिगार्ड टू दिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो इसलिए उसने बता दिया कि ही इज एन अक्यूज्ड इन सच एंड सच क्रिमिनल केस एंड दैट केस इज पेंडिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। और उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल क्यों किया गया, तो ये भी मेंशन किया जाना जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, स्टेट किया जा सकता है कि that this honorable court was pleased to issue a warrant of arrest against the applicant on such and such date due to his non-appearance। तो ये हमने बताया कि भाई वो he could not appear before this honorable court, और इसलिए जो है this honorable court was pleased to issue a warrant of arrest against the applicant on such and such date। तो जिस डेट को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है उसका मेंशन किया जाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर ये डेट मेंशन नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट, ये गवर्नमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रहे। उसके बाद जो एप्लीकेंट है एक या दो पैराग्राफ्स में अपने रीजन बताएगा, उस रीजन के सपोर्ट में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी लगाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ग्राउंड है उसको बताया जा सकता है और उसको सब्सटैंशिएट भी किया जा सकता है। दैट द एप्लीकेंट कुड नॉट रिमेन प्रेजेंट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन द सेड डेट ड्यू टू एप्लीकेंट्स सीरियस इलनेस which rendered him incapable of attending the court proceedings before this honorable court। तो
ये बता दिया कि जो है सीरियस इलनेस की वजह से वो जो है ही कुड नॉट अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन सच एंड सच डेट। एंड उसके साथ ही साथ इस ग्राउंड को सब्सटैंशिएट करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो एनेक्स कर रहा है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। तो ये लिखा जाना ये भी जरूरी है दैट द कॉपीज ऑफ द रेलिवेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आर बीइंग एनेक्स्ड हियरविथ एज सच एंड सच एनेक्शन। तो उनको एनेक्स किया जा रहा है एक एनेक्सर के रूप में, एक एनेक्सर के रूप में, ये भी लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार जो ग्राउंड है उसको बताया जा सकता है ब्रीफली और क्लियरली, कुछ पैराग्राफ्स में, एक या दो पैराग्राफ्स में, कुछ पैराग्राफ्स में, एक दो तीन पैराग्राफ्स में उसको बताया जा सकता है। इसी बात को आइए हम हिंदी में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार शुरू किया जा सकता है आवेदन कि आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है यह कि आवेदक इस माननीय न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या इतने में एक अभियुक्त है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ होगा, दूसरा जो प्रस्तर है वो क्या होगा कि यह कि दिनांक कितने को इस माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया था। तो ये बता दिया गया कि क्यों वारंट जारी किया गया था, क्योंकि जो आवेदक था वो अनुपस्थित था और उसकी अनुपस्थिति की वजह से इस माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया गया, निर्गत किया गया इस दिनांक को, इस तिथि को। उसके बाद जो ग्राउंड है इस आधार पे ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है ये आवेदक, ये भी बताया जाना जरूरी है। और उस आधार के सपोर्ट में क्या कोई डॉक्यूमेंट है, क्या कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसको वो संलग्न कर रहा है, ये भी बताया जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार कुछ इस प्रकार ये जो पैराग्राफ है इसको लिखा जा सकता है कि यह कि आवेदक उक्त तिथि को इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार था, जिसके कारण वह न्यायालय की कार्यवाही में सम्मिलित होने में पूर्णतया असमर्थ था। सुसंगत चिकित्सकीय एवं अस्पताल से संबंधित अभिलेख इस आवेदन के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा रहे हैं। तो सुसंगत अभिलेख यानी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चूंकि ये मेडिकल ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है मेडिकल ग्राउंड्स किससे संबंधित, इस ग्राउंड से संबंधित क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या रिकॉर्ड होगा, तो मेडिकल रिकॉर्ड होगा, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। तो इसलिए ये लिखा गया कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं यानी कि सुसंगत अभिलेख हैं और वो किस चीज से संबंधित हैं, चिकित्सकीय प्रक्रिया से संबंधित हैं और अस्पताल के रिकॉर्ड जो हैं उनसे भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार सुसंगत चिकित्सकीय एवं अस्पताल से संबंधित अभिलेख इस आवेदन के साथ इस संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो आवेदक है उसने जो इस आवेदन का आधार है उसको भी बताया बहुत ही क्लियरली और साथ ही साथ इस आधार के सपोर्ट में जो एविडेंस है उसको भी उसने न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस आधार के सपोर्ट में जो साक्ष्य है उसके पास उसको भी उसने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो अपनी बोनाफाइड्स ऐसे भी शो करेगा कि वो स्पेसिफिकली एवर करेगा कि दैट द एब्सेंस ऑफ द एप्लीकेंट वाज नाइदर डेलिबरेट नॉर इंटेंशनल एंड ही हैज द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर द ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो ये स्पेसिफिकली एवरमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो जो है उसकी इंटेंट मतलब इससे एप्लीकेंट्स की बोनाफाइड्स और ज़्यादा शो होती हैं। उसके बाद एक अंडरटेकिंग भी वो देगा एप्लीकेंट दैट द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन ऑल फ्यूचर डेट्स ऑफ द हियरिंग एंड शैल नॉट मिसयूज द लिबर्टी ग्रांटेड। उसके बाद वो एक सबमिशन ये उसका किया जाना आवेदक के द्वारा किया जाना आवश्यक जरूरी है या फिर ये कहिए एडवाइजेबल है कि दैट इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट द वारंट इशूड अगेंस्ट हिम डिजर्व्स टू बी कैंसल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बता रहा है कि उपरोक्त मतलब इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस चूंकि वो जेन्युइन रीजन था, उसकी बोनाफाइड्स वो बता चुका है, वो ये अंडरटेकिंग भी दे चुका है कि जो है वो आगे की सारी प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट रहेगा, तो इसलिए वो एक हम्बल सबमिशन फिर से कर रहा है कि दैट दिस वारंट शुड बी कैंसल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें
तो कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है इन बातों को कि यह कि आवेदक की अनुपस्थिति विमर्शित या दुर्भावनापूर्ण नहीं थी। अब ये जो विमर्शित है, ये कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हिंदी में ड्राफ्ट कर रहे हैं इस कीवर्ड को यूज करेंगे तो आपके ड्राफ्ट की क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी। विमर्शित का मतलब डेलिबरेट। और जैसा कि मैं हर क्लास में करता हूं कि अगर कोई हिंदी का कीवर्ड है इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है थोड़ा, तो मैं उस कीवर्ड के साथ साथ इंग्लिश के कीवर्ड्स को जरूर ही कंबाइन करता हूं, साथ के साथ बता देता हूं। तो यह कि आवेदक की अनुपस्थिति विमर्शित या दुर्भावनापूर्ण नहीं थी, डेलिबरेट नहीं थी, इंटेंशनल नहीं थी, तथा आवेदक इस माननीय न्यायालय के आदेशों के प्रति पूर्ण सम्मान रखता है। तो उसने एक जो है एवरमेंट कर दिया अपने बोनाफाइड्स को शो करते हुए। उसके साथ ही साथ वो ये अंडरटेकिंग भी कर देगा, एक वचन भी देगा कि यह कि आवेदक यह वचन देता है कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर, एवरी डेट पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और माननीय न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, उस लिबर्टी को मिसयूज नहीं करेगा। यह कि उसके साथ ही साथ अब एक और हम्बल सबमिशन होगा उसका कि यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करता है, हम्बली सबमिट करता है कि आवेदक के विरुद्ध जारी वारंट को न्याय हित में निरस्त कर दिया जाए। तो वो ये बता रहा है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि भाई मेरा जेन्युइन रीजन था, आवेदक कह रहा है कि उसका जेन्युइन रीजन था, वो ये भी बता दिया है कि उसके बोनाफाइड्स क्या हैं, उसने अंडरटेकिंग भी दे दी है। तो उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक फिर से ये निवेदन कर रहा है कि न्याय हित में ये जो वारंट जारी किया गया है इसको निरस्त कर दिया जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है प्रेयर क्लॉज है। तो प्रेयर क्लॉज में एकदम प्रेयर क्लॉज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिगाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई जो कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए प्रेयर क्लॉज में। तो इस प्रकार से प्रेयर क्लॉज ड्राफ्ट किया जा सकता है कि इट इज देयर फॉर मोस्ट respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to cancel the warrant of arrest issued against the applicant on such and such date and pass such other order as deemed fit and proper in the interest of justice। तो ये स्पेसिफिक प्रेयर हो गया और ये रेसिडुअरी प्रेयर हो गया। और उसके बाद डेट और प्लेस के लिए कॉलम और एप्लीकेंट, दिस एप्लीकेंट इज बीइंग फाइल्ड थ्रू एन एडवोकेट। तो एप्लीकेंट, और ये इस बात को मेंशन करते हुए कि एप्लीकेंट थ्रू एडवोकेट इज फाइलिंग दिस एप्लीकेशन, इस तरीके से इस एप्लीकेशन को कंक्लूड किया जा सकता है इंग्लिश में। और हिंदी में हम इसे कैसे कंक्लूड करेंगे कि अतः अत्यंत सादर पूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय दिनांक कितने को आवेदक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की कृपा करें और तथा न्यायहित में अन्य कोई आदेश पारित करने की कृपा करें। तो जैसे हमने इंग्लिश वाले उसमें देखा था कि हमने एक स्पेसिफिक प्रेयर भी कर दिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट, और साथ ही साथ हमने रेसिडुअरी प्रेयर भी कर दिया कि न्याय हित में अगर कोई और आदेश भी पारित किया जाना न्यायालय को समीचीन लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, तो वो भी पारित करने की कृपा की जाए। और उसके बाद जो है स्थान, प्लेस के लिए कॉलम रहेगा, दिनांक, डेट के लिए कॉलम रहेगा, और साथ ही साथ जो है आवेदक अधिवक्ता द्वारा, चूंकि ये एप्लीकेशन या आवेदन दाखिल कर रहा है इसलिए आवेदक द्वारा अधिवक्ता इस तरीके से लिख के इस एप्लीकेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ये एप्लीकेशन है जो सेक्शन 72 ऑफ BNSS में फाइल किया जाता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट, इस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के संबंध में आज की ये क्लास यहीं कंक्लूड होती है। मैं आशा करता हूँ कि पिछली क्लासेस की तरह आप सब लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।